हाय एवरीवन, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वेव्स एंड इट्स पैरामीटर्स के बारे में। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वेव्स क्या होता है, उसके बाद देखेंगे वेव्स का पैरामीटर्स के बारे में। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वेव्स क्या होता है। इट इज ए डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। वेव्स क्या है? एक डिस्टर्बेंस है जिसमें क्या देखने को मिलता है, एनर्जी का ट्रांसफर देखने को मिलता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। समझ गए? देखो, एक तो ये बात अब लोगों को पता होगा कि जिनका भी पार्टिकल नेचर होता है उनके केस में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, विद द ट्रांसफर ऑफ मैटर। लेकिन वेव नेचर के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता। वेव नेचर के केस में क्या देखने को मिलता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। समझ रहे हैं? जिन पार्टिकल नेचर के केस में एनर्जी का ट्रांसफर विद द ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है, और वेव नेचर के केस में एनर्जी का ट्रांसफर विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है। देखो, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, जैसे आप लोग आसानी से समझ जाएं एक बार में। समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को। जैसे मेरे को पंखा चालू करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मैं जहाँ पे भी बैठा हूँगा उठ करके मेरे को क्या करना पड़ेगा, जाके स्विच ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन करने से क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। कहाँ तक? पंखा तक। फिर पंखे को एनर्जी मिलेगा, फिर पंखा घूमेगा। समझ रहे? तो एनर्जी का ट्रांसफर करने के लिए मेरे को खुद जाके स्विच को ऑन करना पड़ रहा है। मतलब इस केस में मैं क्या हो गया, मैटर। समझ रहे? तो एनर्जी का ट्रांसफर करने के लिए पंखे तक और पंखे को घुमाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, खुद ट्रांसफर होना पड़ रहा है। मैं क्या हूं, मैटर। मेरे को ट्रांसफर होके स्विच ऑन करना पड़ रहा है, फिर जाके एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। पार्टिकल नेचर के केस में ये देखने को मिलता है। समझ रहे हैं? जैसे कि यहां पे सपोज एक मक्खी बैठा है, और एक एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे एक मक्खी बैठा है, मेरे को भगाना है, तो मेरे को ऐसे उसके पास जाके क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मेरे को क्या करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है उसके पास। समझ रहे हैं? जाना पड़ रहा है, मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। मैं खुद आ रहा हूं, मतलब मैं क्या हूं, मैटर हूं, और मेरे को खुद आना पड़ रहा है, और मेरा एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है। मेरे पास जो एनर्जी है, मैं ऐसे कर रहा हूं हाथ को। समझ रहे हैं? तो एनर्जी दे रहा हूं, उस तक पहुंच रहा है और वो भाग रहा है। तो एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए मुझ में जो एनर्जी है, मुझ मैटर में जो एनर्जी है, उसको ट्रांसफर करने के लिए बिना ट्रांसफर किए एनर्जी तो वो भागेगा नहीं। समझ रहे हैं? तो एनर्जी के ट्रांसफर करने के लिए मेरे को खुद जाना पड़ रहा है उसके पास, हाथ को ऐसे कर रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं, एनर्जी मिल रहा है, वो भाग रहा है। तो एनर्जी के ट्रांसफर करने के लिए पार्टिकल नेचर के केस में क्या होता है, मैटर का भी ट्रांसफर होना जरूरी है। समझ रहे हैं? लेकिन वेव नेचर के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता। वेव नेचर के केस में एनर्जी का ट्रांसफर विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है। कैसे? देखो, मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा आपको। पार्टिकल नेचर तो समझ गए आप लोग, मैटर का भी ट्रांसफर होता है एनर्जी का ट्रांसफर होने के लिए। सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है ये। सपोज बी पॉइंट में मैं ये एक रस्सी बांध दिया। सपोज बी पॉइंट में मैं एक रस्सी बांध दिया हूं, और वहां से लाके ए पॉइंट में एक लड़के को खड़ा कर दिया। सपोज मैं ही खड़ा हो गया, और ए पॉइंट में रस्सी को मैं ऐसे पकड़ लिया। तो रस्सी कैसे, ऐसे स्ट्रेट लाइन में होगा, ऐसे पूरा सीधा होगा। समझ रहे हैं? तो जब तक मैं यहां पे कुछ हलचल नहीं करूंगा, तब तक रस्सी कैसे होगा, सीधा ही होगा। समझ रहे हैं ना? बी पॉइंट में रस्सी बांध दिया मैं, ए पॉइंट में मैं खुद खड़ा हो गया और आके ऐसे पकड़ लिया। जब तक मैं कुछ हलचल नहीं करूं, रस्सी ऐसे क्या होगा, सीधा ही होगा। जब मैं यहां पे ए पॉइंट में कुछ एनर्जी दे दूं मतलब कुछ झटका सा ऐसे दे दूं, ऐसे झटका दे दिया मतलब क्या दे दिया, एनर्जी दे दिया। तो ए पॉइंट में मैं कुछ ऐसे झटका दे दिया, तो क्या होगा, रस्सी जो कि सीधा था, झटका देने के बाद मतलब एनर्जी देने के बाद रस्सी में क्या हो गया, ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। और डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के बाद कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। समझ रहे हैं? और ये जो डिस्टर्बेंस हुआ, इस डिस्टर्बेंस में क्या देखने को मिलेगा, ए पॉइंट में मैं जो एनर्जी दिया हूं
और जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया जिसकी वजह से, उस डिस्टरबेंस के साथ ए पॉइंट में दिया हुआ एनर्जी वो क्या होगा, ट्रेवल करेगा विथ डिस्टरबेंस के साथ और पहुंच जाएगा बी पॉइंट में। ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, इसी डिस्टरबेंस को बोलते हैं वेव। समझ रहे हैं क्यों लिखा है यहां पे इट इज ए डिस्टरबेंस? समझ में आया? वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है, और उस डिस्टरबेंस में क्या देखने को मिल रहा है, ए पॉइंट में मैं एनर्जी दिया, लेकिन ए पॉइंट का एनर्जी उस डिस्टरबेंस के साथ ट्रैवल करते करते कहां पहुंच गया, बी पॉइंट में। उसका मतलब है मेरे को खुद जाके बी पॉइंट में एनर्जी देना नहीं पड़ रहा है, यहां पे एनर्जी दिया और मैं यहीं खड़ा हूं और एनर्जी ट्रैवल करते करते बी पॉइंट में पहुंच गया। समझ रहे हैं कैसे विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ? पता लगा कि इट इज ए डिस्टरबेंस इन व्हिच, जिसमें, अच्छे से पढ़िए फिर से, इट इज ए डिस्टरबेंस। वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है, इन व्हिच, जिसमें एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एनर्जी ट्रांसफर होता है वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। बिल्कुल यहां पे हुआ विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। मेरे को खुद जाके बी पॉइंट में एनर्जी देना नहीं पड़ा, मैं इधर एनर्जी दे दिया, विद द डिस्टरबेंस ट्रैवल करते करते एनर्जी कहां तक पहुंच गया, बी पॉइंट तक पहुंच गया। समझ रहे हैं? मतलब वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस होने के बाद ऐसे कुछ दिखता है ना, ओशन में जैसे, समुद्र में जैसे लहरें दिखते हैं, वैसे कुछ दिखते हैं ना। समझ रहे हैं? तो ये क्या है? ये वेव है। तो ये कैसे क्रिएट हुआ? वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है, डिस्टर्ब करने के बाद ये क्रिएट हुआ वेव। समझ रहे हैं? तो वेव एक डिस्टरबेंस है जिसमें क्या देखने को मिलता है, एनर्जी का ट्रांसफर देखने को मिलता है विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। समझ गए? तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एनर्जी का ट्रांसफर हो गया विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। आशा करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। ये क्या है? एक वेव है। ये लाइन क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट। क्यों बोलते हैं इसको इक्विलिब्रियम स्टेट? क्योंकि यहां से, इस लाइन से, इक्विलिब्रियम स्टेट से अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम जितना मूव किया है वेव, इस लाइन से, इक्विलिब्रियम स्टेट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मैक्सिमम उतना ही मूव किया है वेव। समझ रहे हैं? इसलिए इस लाइन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम जिस पॉइंट तक मूव किया है वेव, उसको बोलेंगे क्रस्ट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम जिस पॉइंट तक मूव किया है वेव, उसको बोलेंगे ट्रफ। समझ गए? और ये क्या है? देखो एरो में इस डायरेक्शन में प्रेजेंट किया हूं। इसका मतलब क्या है? ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मतलब इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है। ये जो वेव है, यहां पे मैं एरो इस डायरेक्शन में लगाया हूं, इसका मतलब है वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे। समझ रहे हैं ना? ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मतलब इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, प्रोपागेट हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। ये हो गया वेव का डेफिनेशन। अभी हम लोग देखेंगे वेव्स का कुछ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स का मतलब समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहले पैरामीटर्स का मतलब कुछ ऐसा मेजरमेंट्स जो कि वेव्स को डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। समझ रहे हैं? कुछ ऐसा मेजरमेंट्स जो कि वेव्स को एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। तो क्या है वो मेजरमेंट्स? सबसे पहला पैरामीटर है वेवलेंथ, जिसको लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? ये सिंबल क्या है? लैम्डा बोलते हैं इसको। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। कंसेक्यूटिव मतलब पास पास। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वन वेवलेंथ। समझ रहे हैं? जैसे कि ये हो गया क्रस्ट, इसका कंसेक्यूटिव क्रस्ट कौन होगा? पास का ये, इसका ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कंसेक्यूटिव में। तो समझ रहे हैं? ये क्या हो गया? ट्रफ। इसका कंसेक्यूटिव ट्रफ हो जाएगा ये, इसके पास में होता तो ये भी हो जाता, इसका कंसेक्यूटिव ट्रफ। समझ रहे हैं? तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट, मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम लोग वेवलेंथ। समझ रहे हैं? समझाने के लिए मैं ये ड्रॉ कर देता हूं।
फील हो जाएगा आप लोगों को। इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, वन वेवलेंथ। और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में भी जो डिस्टेंस होता है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ। समझ रहे हैं? और अगर हम लोग यहां से शुरू करेंगे तो एक वेवलेंथ कहां पे कंप्लीट होगा? यहां पे। कैसे? जिस पॉइंट से शुरू करेंगे सेम पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे वन वेवलेंथ। जैसे ये इक्विलिब्रियम स्टेट का वो पॉइंट है जहां से टुवर्ड्स क्रस्ट जाना शुरू हुआ है। देखो यहां पे वेव आ रहा है, यहां से टुवर्ड्स ट्रफ आना शुरू हुआ है, यहां से टुवर्ड्स क्रस्ट जाना शुरू हुआ है। मतलब ये और ये सेम पॉइंट है, सिमिलर पॉइंट है। जहां से शुरू किए थे वहां तक पहुंच गए हम लोग। तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। और यहां से शुरू करेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा? वन वेवलेंथ। यहां से ये इक्विलिब्रियम स्टेट का वो पॉइंट है जहां से ट्रफ तक आना शुरू हुआ है, यहां से ट्रफ तक आना शुरू हुआ है। मतलब ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव सिमिलर पॉइंट है और दोनों कॉन्जिक्यूटिव सिमिलर पॉइंट का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? वन वेवलेंथ। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा? वन वेवलेंथ। थोड़ा सा खिचड़ी पक गया लेकिन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव मूव करता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। वेव उस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, मूव कर रहा है या ट्रैवल करता है करके बोलते हैं। तो वेवलेंथ क्या है आप लोगों को पता लग गया होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। यूनिट क्या है? ये एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर। और सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में लिखेंगे तो 10⁻² मीटर, नैनोमीटर को 10⁻9 मीटर, एंगस्ट्रॉम को 10⁻10 मीटर, पिकोमीटर को 10⁻12 मीटर लिखा जाता है। फिर आ गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया? इस सिंबल को क्या बोलते हैं? न्यू। ऐसे भी लिखा रहता है। समझ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक पॉइंट से एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वेव्स पास हो सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। समझ रहे? फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स जो कि एक सेकेंड में पास करते हैं एक पॉइंट से। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट से ये वेव पास कर रहे हैं। देखो समझ रहे? तो एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वेव्स पास हो सकते हैं एक पॉइंट से उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। यूनिट क्या हो जाएगा? हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। देखो पर सेकेंड जितना वेव्स पास कर रहे हैं तो यूनिट क्या होगा? सेकेंड इनवर्स। और इसको हर्ज भी लिखते हैं, HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हैं? फिर साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब वेव्स का जितना साइकिल रिपीट हो सकता है। समझ रहे हैं ना? वेव्स का जितना साइकिल कंप्लीट हो सकता है एक सेकेंड में, तो साइकिल्स पर सेकेंड या नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर सेकेंड भी बोलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का? यूनिट हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स, साइकिल्स पर सेकेंड या नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर सेकेंड भी बोलते हैं। फिर थर्ड पैरामीटर वेव नंबर, इसको न्यू बार भी लिखते हैं। वेव नंबर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। समझ रहे हैं? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल मतलब 1/, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ मतलब 1/λ। तो वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बार से। इसको न्यू बार से। तो न्यू बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/λ। लैम्डा का क्या था फॉर्मूला? यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। तो 1/λ हो गया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा वेव नंबर का? इनवर्स, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉम इनवर्स, पिकोमीटर इनवर्स। समझ गए? तो ये था 3 पैरामीटर और ये था वेव का डेफिनेशन। तो अभी तक जितना भी कंप्लीट हुआ है आप लोग नोट्स करिए, उसके बाद हम लोग बाकी 2 पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे अच्छे से। नोट्स करिए। अभी हम लोग देखेंगे वेव्स का नेक्स्ट पैरामीटर।
4th नंबर पैरामीटर टाइम पीरियड, जिसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल को बोलते हैं टाइम पीरियड। और रियल में अगर समझने की कोशिश करेंगे टाइम पीरियड क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक वेवलेंथ को एक पॉइंट से पास होने के लिए, ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो क्या है इसका फॉर्मूला? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल क्या है? 1 बाई न्यू। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो टी इक्वल टू 1 बाई न्यू। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या था? सेकेंड इनवर्स, तो यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड। और ऐसे भी हम लोग देख के समझ सकते हैं कि टाइम पीरियड है तो उसका यूनिट तो सेकेंड ही होगा। समझ रहे हैं? तो टाइम पीरियड क्या है? एक पॉइंट में से एक कंप्लीट वेव को, एक कंप्लीट वेवलेंथ को पास होने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। यूनिट है सेकेंड। और मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टी इक्वल टू 1 बाई न्यू, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर आ गया लास्ट पैरामीटर एम्पलीट्यूड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय वेव फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट से अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम जितना मूव किया है, या इक्विलिब्रियम स्टेट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम जितना मूव किया है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम कौन सा पॉइंट तक मूव करता है? ये क्रस्ट तक। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रफ तक ये मैक्सिमम मूव करता है। समझ रहे हैं ना? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम जिस पॉइंट तक ये मूव करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम जितना ये मूव करता है, जिस पॉइंट तक मूव करता है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट से लेकर के ट्रफ तक या इक्विलिब्रियम स्टेट से लेकर के क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का, उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और ये समान ही होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट से ट्रफ तक, इक्विलिब्रियम स्टेट से क्रस्ट तक, ये डिस्टेंस कितना होता है? ये समान ही होता है। तो एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय वेव फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट से मैक्सिमम जितना मूव करता है ये, अपवर्ड डायरेक्शन हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ हमारा सारा का सारा पैरामीटर्स कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि हिंदी मेरा लैंग्वेज नहीं है। मैं पहला लेक्चर से आप लोगों को बता चुका हूँ और मैं ये भी बोला था कि आप लोगों को मैं अगर समझा नहीं पाया, ठीक तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में रिस्पांस ठीक नहीं रहा कि नहीं समझ में आ रहा है सर करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर कमेंट करेंगे तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा करके बोला था। क्योंकि सही बात है भाई, मेरा लैंग्वेज तो हिंदी है नहीं, उड़िया में पढ़ाता हूँ और मेरा चैनल भी है, तो हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे को। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोगों का कमेंट देख के मेरे को आइडिया लगेगा कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ कि नहीं, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।